हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी उसको पढ़ने जा रहे हैं। वे बच्चे जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी करते हैं, साथ ही वे बच्चे जो क्लास 6 में हैं और जिन्हें एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन समझने में दिक्कत होता है, वे इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन। हमारे अतीत। पहला लेसन क्या है? आरंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, अच्छा, तो इस लेसन में हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो बीपीएससी 4.0 के लिए इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बातें दी गई हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे? तो नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल से के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। तो इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो लोग के बारे में, कि स्टार्टिंग में लोग जो थे, अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये नर्मदा नदी के तट पे रहते थे कई लाख साल पहले से। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ जो है कुशल संग्राहक थे और आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित अपने भोजन के लिए जो है ये जड़, फल, जंगल और अन्य उत्पादों का ये संग्रह किया करते थे और आखेट यानी कि शिकार भी किया करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का जो है पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 साल वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है किरथर और सुलेमान पहाड़। ये देखिए, ये है किरथर और ये है सुलेमान। ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो है बॉर्डर पे है। ठीक है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जो है यहाँ का इलाका, यहाँ पे सबसे पहले क्या मिला? 8000 साल पहले गेहूँ और जौ मिला था हम लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया? तो भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। ये लोग गाँव में रहते थे। क्या ये लोग शहर में रहते थे? तो नहीं, ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। आइए देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, यहाँ की क्या विशेषताएं थी? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। किस चीज़ का? तो यहाँ पे जो है खेती का विकास होता है। गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे खेती का विकास होता है। जहाँ सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो सबसे पहले चावल जहाँ पे उपजाया गया वो स्थान कहाँ पे था? तो वो स्थान था ये विंध्य पहाड़ी है, विंध्य के उत्तर में इधर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। देखिए, मानचित्र में देख लेते हैं। ये है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, और ये झेलम, ये चिनाब, रावी, सतलज और ये व्यास, ये सभी नदियाँ जो है ना, इसमें इस बड़ी नदी में आकर के मिल रही हैं। तो ये सभी नदियाँ क्या हो जाएंगी? तो ये सभी नदियाँ सहायक नदियाँ हो जाएंगी। जो किसी बड़ी नदी में आकर के अन्य सभी नदियाँ मिलती हैं तो उसे सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले? तो 4700 वर्ष पूर्व, आज से 4700 साल पहले। ठीक है, प्रेजेंट टाइम से 2024 से 4700 साल पहले। ठीक है, आगे।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्तीय इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा, एक मिनट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे में 4700 साल पहले आरंभिक नगर का विकास हुआ, और ये रहा हमारा गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के पास में जो है 2500 साल पहले नगरों का विकास होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, गंगा नदी और समुद्र तटीय इलाकों के किनारे। ठीक है, यही कह रहा है इस पैरा में। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। किसके बारे में पता लगाना है? एक तो सोन नदी के बारे में, और एक गंगा के दक्षिण में का इलाका पता लगाना है कि मगध किधर था। तो मगध आइए देख लेते हैं। ये रही हमारी सोन नदी और ये रही हमारी गंगा नदी। ठीक है, और ये हमारा हो गया बिहार वाला ऐसे का इलाका। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ का जो इलाका था ना, ये था मगध। तो मगध का इलाका कौन सा था? तो यहाँ पे था आपका मगध का इलाका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। और ये जो मगध था ना, इस मगध के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। तो मगध के जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे, और साथ ही देश में जो है अन्य शक्तिशाली राज्य की भी स्थापना हुई। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, मानचित्र 1 में देखना है कि दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। तो दक्षिण एशिया में जो है कौन कौन से इलाके आते हैं? तो दक्षिण एशिया में आपका देखिए, एक यहाँ पे मैप बना लेते हैं। ठीक है, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए यहाँ श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश यहाँ पे, और फिर इधर चाइना, ये सब, और म्यांमार। ठीक है, तो इतने देश आ जाते हैं आपके दक्षिण भारत वाले इलाका में, सॉरी दक्षिण एशिया के इलाका में। ठीक है, दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये जो हमारा दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप है, ये महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा जो है विशालता है और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, समुद्र है, पहाड़ी है, पर्वत है, इसलिए इसे जो है उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, उपमहाद्वीप ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस उपमहाद्वीप में ना पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो जो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप है, तो इसका निर्माण, प्राकृतिक सीमा का निर्माण क्या क्या करते हैं इस उपमहाद्वीप का? तो पहाड़ियाँ यानी कि पहाड़, पर्वत, समुद्र, ये सभी जो है प्राकृतिक सीमा का इसका निर्माण कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत का नाम, हमारे देश का जो नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ता है। ठीक है, तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किस चीज़ से निकला है? तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनानियों का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम जो है की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ये उत्तरी इलाका और ये पश्चिमी इलाका, तो इधर, और ये सिंधु नदी बह रही है। ठीक है, तो ईरानी और यूनानी जो आए यहाँ पे, तो इस सिंधु नदी को क्या कहा इन्होंने? इंदोस और हिदोस कहा, और इसके बाद वाले, इसके पूर्व वाले इलाका को इन लोगों ने इंडिया कहा। ठीक है, तो हमारे देश का नाम इंडिया किसने रखा? तो हमारे देश का नाम इंडिया ईरानियों और यूनानियों ने रखा है। ठीक है, और सिंधु नदी को इन्होंने क्या कहा? तो सिंधु नदी को इन्होंने
हिदोस और इंदोस कहा। सिंधु नदी को इन्होंने हिदोस और इंदोस कहा है, ठीक है। और हमारे देश का नाम इन्होंने ही इंडिया रखा है, इस नदी के पूर्वी वाले इलाके को। भारत नाम का प्रयोग, या फिर यूँ कहें तो भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो ये उत्तर पश्चिम इलाका हो गया, और यहाँ पे जो लोग रहते थे इसका नाम था भारत, ठीक है, इस समूह का। और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो जो यहाँ पे उत्तर पश्चिम इलाके में एक समूह रहता था जिसका नाम था भारत, और इस समूह का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि 3500 साल पुरानी किताब है। और बाद में इसका देश के लिए प्रयोग होने लगा। तो बाद में भारत इस समूह का नाम हो गया, और भारत के बाद में धीरे धीरे इस देश का ही नाम भारत पड़ गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं पांडुलिपि। ताड़ पत्रों से, यानी कि ताड़ का जो पत्ता है उससे बनी पांडुलिपि। अच्छा, अभी जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में बुक यूज करते हैं तो ये तो कुछ 100 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्या बहुत पहले जब आदिवासी रहते थे और उसके बाद में सिंधु सभ्यता आई और उसके बाद के जो लोग थे, क्या वे कुछ नहीं लिखते थे? बिल्कुल लिखते थे। तो वे क्या करते थे, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि लिखते थे। मतलब ताड़ के पत्तों पे वे कुछ लिखते थे जिसे पांडुलिपि कहा जाता था, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या कहता है किताब। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने साल पहले? 1000 साल पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। जैसे कि पत्ता हो गया, पत्ता को काट दिया गया और ढेर सारे पत्ते एक पर एक रख दिए गए और इसको यहाँ पे सिलाई कर दिया गया। अब ये बुक के फॉर्म में हो गया, ठीक है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये जो है ये भुर्ज के पेड़ से बनी हुई पांडुलिपि है। और ये जो भुर्ज पेड़ होता था ना, ये हिमालय के एरिया में रहता था। मतलब हिमालयी क्षेत्र में ये भुर्ज पेड़ मिलता था हमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। तो पांडुलिपि यानी कि बुक को हम लोग पांडुलिपि, पुराने वाले टाइम के बुक को हम लोग पांडुलिपि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई होती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है वह लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ है जो है हाथ से होता है, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकला है, ठीक है ना। यानी कि पांडुलिपि को हम लोग अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ लैटिन शब्द मेनु से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है। यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं, ठीक है। तो ये पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि मैन्यूस से निकला है। यह एक लैटिन शब्द है और जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है। और ये पांडुलिपियाँ किन किन चीज़ों से तैयार होती थी? तो पांडुलिपियाँ जो है ये तैयार होती थी आपका एक ताड़ के पत्र से और एक भोजपत्र से, भुर्ज के पत्र से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पांडुलिपियाँ कहाँ देखने को मिली है? तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़े खा लिए, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ जो हैं आज भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ जो हैं प्रायः हमें मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के जो है विषय की जानकारी हमें मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो पांडुलिपियाँ जो हैं हमें किन किन लैंग्वेजेस में मिली हुई हैं और किन किन लिपि में मिली हुई हैं? तो सबसे पहले तो पांडुलिपि मंदिर और विहारों में प्राप्त हुआ। अच्छा, विहार क्या होता था? कि विहार का मतलब होता है कि एक छोटे टाइम के लिए कहीं पे रहना। जैसे कि जो बौद्ध और जैन धर्म के जो लोग होते थे, जो अनुयायी होते थे, जब वे ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तो जगह जगह जा कर के ज्ञान
जो है लोगों को देते थे। और जब पूरे वर्ष में, और जब बारिश का मौसम आता था, बरसात, तो वो कहीं किसी गुफा में थोड़े टाइम के लिए रह जाते थे। तो उस जगह को जो है विहार कहा जाने लगा। तो कहाँ कहाँ मिला है? एक तो मंदिर में मिला है, एक विहार में मिला है, ठीक है। और ये जो हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं? पांडुलिपियों में हमें महाकाव्य मिले हैं, कविताएं मिली हैं, नाटक मिले हैं। और ये किस लैंग्वेज में लिखा जाता था? एक तो संस्कृत में, प्राकृत और तमिल भाषा में, ठीक है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी कि उस समय के लोग जो हैं, जैसे अभी हम लोग हिंदी भाषा का जो है सबसे अधिक भारत में अभी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कम से कम 43% लोग जो है हिंदी भाषा बोलते हैं। उसी प्रकार से उस समय जो है प्राकृत भाषा जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा थी, और आम लोग उसे प्राकृत भाषा का जो है यूज करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी, ठीक है। अभिलेख क्या होते हैं? तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। यानी कि एक पत्थर हो गया या फिर कोई धातु हो गया, और उस पर हम लोग कोई औजार से छोटा कुछ करके लिख दें, कुछ संदेश लिख दें, तो उसे क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे। और इसका जो है रीडिंग करना, इसको पढ़ना क्या कहलाएगा? एपिग्राफी कहलाएगा। कभी कभी शासक अथवा जो है अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। यदि मानते हैं कि राजा को कोई संदेश पहुंचाना है, तो एक पत्थर लिया, पत्थर पे क्या किया? अपना संदेश लिखवा दिया, और जितने एरिया को लोगों को वो चाहता था कि यहाँ तक संदेश पहुँच जाए, तो वहाँ के लोगों, वहाँ के गांव में या जगह पे उस पत्थर को ले जाके रख दिया। अब सभी लोग वहाँ के पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में वहाँ की जनता में जो है संदेश पहुँच जाएगा, ठीक है। कुछ अन्य प्रकार के जो अभिलेख भी मिलते हैं, इनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण जो है उत्कीर्ण करवाए हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये काम जो है अभिलेख लिखवाने का काम सिर्फ राजा करते थे, रानियाँ भी करती थी, या फिर कोई विशेष स्त्री पुरुष अपने काम के बारे में बताना चाहते थे जनता के बारे में, तो ऐसा कर देते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो चाहे वह समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो देख लिए, या फिर खारवेल का जो अभिलेख है, कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोटो भी बनाया हुआ है, यहाँ पे ये आई थिंक पत्थर है, और पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में दिया हुआ है। लगभग आज से 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, अच्छा ये वाला अभिलेख, वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफ़गानिस्तान कहाँ है? तो ये हमारा इधर पाकिस्तान, और ये थोड़ा ऊपर से अफ़गानिस्तान। तो ये काबुल, कंधार, मकरान, हेरात जो जगह होते थे, तो उन्हीं में से एक था कंधार। कंधार वाले इलाका से हमें मिला है। और ये जो अभिलेख है अशोक नामक जो शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो ये यहाँ पे जो कंधार में हमें अभिलेख मिला है, ये अशोक जो शासक थे उनके नाम पे ये मिला है हमें, ठीक है। लिपियाँ जो होती हैं, अच्छा यहाँ जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हिंदी में ये जो लिखा गया इस शासक के विषय में, तो ये किस लिपि में लिखा गया? तो इसकी लिपि जो है देवनागरी है, ठीक है। उसी तरह कोई ना कोई चीज़ जो भी हम लिखते हैं उसका एक लिपि होता है। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती। इसमें भी हम अक्षर के को यूज किए हैं, संकेत यूज किए हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो जब हम बोलते हैं और पढ़ते हैं तो किस चीज़ का, क्या लिपि का प्रयोग करते हैं? नहीं, हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब हम लोग लिखते हैं कुछ तो जो है हम लोग लिपि का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख जो है इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये जो कंधार अभिलेख मिला है जो कि अशोक के नाम का है, इसमें किन किन दो लिपियों का और भाषाओं का प्रयोग मिला है? तो यूनानी और अरमाइक की लिपि का और भाषा का प्रयोग मिला है। आप लोग इसे VBI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके अतिरिक्त जो है कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है।
पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। देखिए, हम लोग तो अशोक या समुद्रगुप्त या फिर किसी भी राजा महाराजा के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। यदि उनके अभिलेख ना होते, यदि उनके बारे में कोई लिखी हुई पांडुलिपि ना होती या फिर कोई पुस्तक ना होता, ठीक है, तो या सिंधु सभ्यता के बारे में ही जान लीजिए। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग कैसे जाने? जब पंजाब वाले इलाका में खुदाई स्टार्ट हुआ, तो जब खुदाई होता है और वहाँ से जो वस्तुएं मिलती हैं, तो उस वस्तुओं का अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातात्विद कहते हैं, ठीक है। और ये जो पुरातात्विद होते हैं किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो पत्थर का, ईंट का, इमारत के अवशेष का, चित्र का, मूर्तियों का, इन सभी चीज़ों का ये अध्ययन करते हैं। वे औजार का, बर्तन का, हथियार का, आभूषण का, सिक्कों का, इन सभी चीज़ों की छानबीन करते हैं और साथ ही खुदाई करने का भी काम करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, इसलिए ये बचे हुए रहते हैं, ठीक। आज से देखिए तो करीबन 2500 साल पहले जो है 2500 से लेकर के 1750 साल पहले जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था और आज भी उसके जो है साक्ष्य मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें जो थीं उस समय जो बनी हुई थी वो कठोर थीं। जैसे वहाँ पे जो मनका मिला, ये सभी चीज़ें रह गई, टिक गई इतने लंबे समय तक, इसलिए आज हम उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। और ये जो जानकारी हमें दे रहे हैं वे कौन है? वे हैं पुरातात्विद, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। बाएं तरफ एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो है ये लेफ्ट साइड में ये प्राचीन नगर से जो है प्राप्त हमारा पात्र दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के पात्रों का जो प्रयोग है आज से 4700 साल पहले हुआ करता था। दाहिनी तरफ एक पुराना चांदी का सिक्का है। ये जो है ये चांदी का सिक्का दिया हुआ है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग आज से 2500 साल पहले हुआ करता था, ठीक। चलिए आइए देखते हैं पुरातात्विद और कौन कौन से काम करते थे। तो पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते थे। ये चीज़ ये क्यों करते थे कि जानवर का, चिड़िया का और मछली का हड्डी ढूंढते हैं? तो इससे ये पता चलता था ना कि उस समय के लोग क्या क्या खाते थे या फिर किस किस टाइप के जानवर, पशु पक्षी उस समय रह रहे थे, ठीक है। उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अब चूँकि वनस्पतियाँ जो होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके अवशेष काफ़ी मुश्किलों से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। या जैसे ये चावल हुआ, अगर ये जल गया तो उसी ये जले हुए रूप में बच जाते थे। बट वनस्पतियाँ जो होती थी वे सड़ गल जाती थी। तो इसी की वजह से ये लोग ऐसे चीज़ों को ढूंढते थे, ठीक है, ढूंढते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार जो है प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम लोग सुनते हैं कि यहाँ से इस प्रकार के स्रोत मिले हैं। तो जो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए जो है इतिहासकार कैसे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे? तो स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो जो इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई उसका एक कहानी बना करके और प्राप्त वस्तुओं के आधार पे जो वर्णन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अब जैसे हम लोगों को सिंधु सभ्यता के बारे में पता नहीं था, फाइनली जब 1921 में खुदाई हुआ दयाराम साहनी के द्वारा, तब वहाँ से चीज़ें मिली। हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, धौलावीरा या फिर बहुत सारे स्थान मिले। तो धीरे धीरे वहाँ से वस्तुएं मिलने लगी, तो उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए क्या हो गया? बहुत ही रोचक हो गया, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर जाते हैं और हम लोग एक स्टोरी बना लेते हैं। चीज़ें जब जब मिलती हैं कि ऐसे हुआ होगा या ऐसे वे करते होंगे, ये खाते होंगे, ये पीते होंगे, ऐसे स्नान करते होंगे। मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिला है,
तो इन सब चीज़ें हैं यही सब। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत की को जो है जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास बात नहीं है, बस ये बताया गया कि इतिहासकार और पुरातात्विद जो है जासूस की तरह काम करने लग जाते हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए। ठीक है। अतीत एक या अनेक, इस पैरा में जो है कोई खास इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है या कोई ऐसा ये नहीं है जो लाइन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसे जो है स्किप कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वर्ष की जो गणना होती है किससे की जाती है? तो ईसाई धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। प्रेजेंट टाइम में तो 2024 चल रहा है। ठीक है। लेकिन इस बुक में जो है समझने के लिए, इजी वे में बताने के लिए जो है 2000 को जो है आरंभिक बिंदु माना है। ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। तो आइए जानते हैं ईसा मसीह से कैसे डेट कैलकुलेट होता है ईसा मसीह के जन्म से। यहाँ देखिए, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। पहले इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तुम तिथियों से पहले जो है AD, हिंदी में ईस्वी लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पैरा, तब उसके बाद में हम लोग समझेंगे। कभी कभी AD की जगह ईस्वी तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का जो है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है प्रयोग। ठीक है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो भारत में जो है इस कैलेंडर का यूज कब से स्टार्ट हो गया है? तो 200 वर्ष पूर्व से। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। अच्छा, जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। देखिए हुआ क्या कि ईसा मसीह का जन्म जो है इसको हम लोग मानते हैं 0 पॉइंट पे इसे हम लोग मानते हैं। और इस जन्म के पहले जो जो घटनाएं हुई हैं उसे हम लोग BP, BC, BCE के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इस जो इनके बाद की जो घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं, इसे हम लोग कहते हैं AD या CE। BP का मतलब है बिफोर प्रेजेंट, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। और BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। AD का मतलब है एना डोमिनी और CE का मतलब है कॉमन एरा। अब इसे एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं या फिर ग्राफ ये के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 0 जो कि ईसा मसीह का जन्म हो गया। इसके बाद में 100 साल हुआ होगा, फिर 200 साल हुआ होगा, फिर 300, ऐसे ही करते करते आज जो है 2024 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले भी 100 साल हुआ होगा, 200 साल हुआ होगा, 300 साल हुआ होगा, ऐसे ही करते करते पुराने टाइम हुए होंगे। ठीक है। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो इसे हम लोग कहते हैं 0। ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, BP यानी कि बिफोर प्रेजेंट, और इसे हम लोग कहते हैं AD यानी। तो इसके जो जीसस हैं उनके जन्म के बाद के जो टाइम को कहते हैं हम लोग एना डोमिनी। ठीक है। और CE यानी कि कॉमन एरा,
तो आप लोग आई होप समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ कि ये जो है 0 इस टाइम को इंडिकेट किया जाता है ईसा मसीह के जन्म के लिए। और इसके पहले के टाइम जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था या महावीर का जन्म हुआ था, और फिर इसके पहले जब अच्छा ऐसे ही करते 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 2500 साल पहले जब सिंधु सभ्यता आई थी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई थी, तो इसे BCE और BP इन सब चीज़ों से इंडिकेट करते हैं। और इनके जन्म के बाद की चीज़ों को हम AD या फिर CE, अच्छा हिंदी में जो है ईसवी, ऐसे ईसवी, और जन्म के पहले को हम लोग क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। जन्म के पहले के जो है ईसा हम लोग पूर्व बताते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चंस बना लेते हैं। नर्मदा घाटी का आप लोग क्या लगाइएगा, आखेट तथा संग्रहण, क्योंकि यहाँ पे कुशल संग्राहक जो है वे मिले थे सबसे पहले। मगध का जो इलाका था बहुत ही यहाँ पे शक्तिशाली सम्राट बने थे, तो यहाँ पहला बड़ा राज्य हुआ था। गारो पहाड़ियाँ और विंध्य जो पहाड़ियाँ थी, इनके पहले इस टाइम में जो है वहाँ पे जो है कृषि मिले थे हम लोगों को सबसे पहले, आरंभिक कृषि। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ में हम लोगों को प्रारंभिक नगर मिले थे कितने साल पहले, तो 4700 साल पहले। गंगा घाटी में सबसे पहले हमें क्या मिला था, 2500 साल पहले जो है पूर्व के नगर मिले थे। अच्छा ये जो थे सिंधु नदी घाटी, ये मिले थे हम लोगों को आरंभिक नगर, और ये जो मिले थे 2500 साल पहले पूर्व के नगर, ठीक है। और यहीं पे गंगा और ये सोन, यहाँ पे इन दोनों का जो बीच का जहाँ पे दोनों आके मिल रहे थे, यहाँ के इलाका था मगध, और मगध में ही हम लोगों को जो है बहुत शक्तिशाली सम्राट देखने को मिलते हैं। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कृषि का आरंभ कब होता है, आज से 8000 साल पहले। क्या क्या, तो सबसे पहले मिलता है हमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच से, जो कि मेहरगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 पूर्व जो है बनने लगे थे। कौन कौन से प्रथम नगर थे, यदि खुदाई के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमें हड़प्पा मिलता है, फिर मोहनजोदड़ो मिलता है, ठीक है। गंगा घाटी के नगर कौन कौन से थे, तो मगध जो था, मगध का बड़ा राज्य था गंगा घाटी में, जो कि 2500 साल पहले ही बन चुका था। और मगध पे कई शक्तिशाली राजा हुए हैं, जैसे अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, ये सभी जो है काफ़ी बड़े बड़े राजा हुए थे। वर्तमान जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये ईसा मसीह का जन्म जो है 0 और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो अप्रोक्सीमेट जो देखा जाए तो 2000 साल पहले को जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं वर्तमान से। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।